2 जून 2023। जैसे जैसे समाज और दुनिया आगे बढ़ जाती है और साइंस भी आगे बढ़ता है, नई नई शोध होती है, तो हम भी बदलते हैं, हमारे रहन सहन भी बदलती है, हमारी विचारधाराएं भी बदलती है। अब है ये डिजिटल एरा। हम ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल एरा है, युग है, और यहाँ पैसे से लेके सब कुछ डिजिटल है। तो आज हम बात करेंगे लॉ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्या होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी रिजल्ट क्या होंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। भारत में आज के दिन कोई कानून नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ या बैन के लिए। किस हद तक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो अमेरिका, लंदन, सब जगह पर ये चल रहा है कि क्या AI हमें यूज़ करना चाहिए। हालांकि अमेरिका में अभी अभी एक रोबोट ने एक केस लड़ा था और आर्ग्यू भी किया था। तो ये चीज़ इंडिया में भी आ सकती है। वैसे तो हम AI के साथ चैट करते हैं। जैसे कि आपने सपोज कोई एक चीज़ खरीदी, बिग बास्केट है या दूसरा कोई मिंत्रा है या फिर न्यायका है, तो उनके व्हाट्सएप होती है और हमको कोई इंक्वायरी होती है तो नंबर्स आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। मगर ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर एक सवाल का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जवाब दे। अल्टीमेटली हमें कस्टमर केयर में बात करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये कितनी हद तक सक्सेसफुल रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। अभी लॉ के अंदर जैसे हमने बताया कि अमेरिका में एक एक्सीडेंट केस था, उसका आर्ग्यूमेंट एक रोबोट ने किया था। तो ये वक्त आ सकता है कि वकील की जगह आप रोबोट को चूज कर सकते हैं जो आपकी केस आर्ग्यू कर सकती है। आजकल एक बहुत नया ट्रेंड चालू हुआ है। लोग हमारे से काम करा के पैसे नहीं देते या तो फिर दिए हुए पैसे भी वापस मांग लेते हैं। हालांकि काम पूरा कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिवली कंप्लीट हो गया है, फिर भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो क्या ये सारे जो क्लाइंटल है वो रोबोट के पास से पैसे वापस मांग सकेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ये तो जस्ट मैं ऑन अ सॉफ्टर साइड, लाइटर साइड में बात कर रही हूँ। मगर क्या होगा, अभी हम जो हमारी ऑफिस में जूनियर्स है, इंटर्न्स है, स्टूडेंट्स है, उनको हम ट्रेन करते हैं कि तुम मुझे ये पॉइंट पे रिसर्च करके दो, तुम ये कानून पढ़ो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, तुम ये एग्रीमेंट है, इसका ये जो क्लॉज है उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो मुझे पढ़ के दिखाओ, क्या क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कोई रेफरेंस तो बाकी है कि नहीं, लार्जर बेंच को रिफ़र किया है कि नहीं। ये सब हम हमारे जूनियर से और इंटर्न से काम करवाते हैं ताकि वो ट्रेन हो जाए और फ्यूचर में वो अच्छे वकील बने। मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो वो भी काम करके देगा आपको, सॉफ्टवेयर भी। तो अब जूनियर क्या करेंगे, बराबर है ना। तो हमें हमारे देश में ये एप्लीकेबल करने से पहले एक कानून या तो एक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए कि ये काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट, ये काम नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है वो चैट GPT है। हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो यूं बड़े बड़े
ड्राफ्ट्स होते हैं, हमें उतना पढ़ना पड़ता है, उसके पढ़ने के बाद में उसके साइड पे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। फिर वो पॉइंट्स निकालने के बाद हम हमारे जूनियर को बोलते हैं कि आप ये स्टडी करो और हमें ये इसका समरी बना के दो कि क्या क्या जजमेंट्स हैं और क्या क्या लॉ है और क्या लेटेस्ट रूल ऑफ लॉ है या जजमेंट है। तो एक टेक्सास का कोर्ट है, वहाँ पर जज स्टार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्होंने मना कर दिया मेरे सामने चैट जीपीटी वाला कोई भी डॉक्यूमेंट लाना नहीं। अगर आपने लिखा है तो फिर वो प्रेजेंट किया है मेरी कोर्ट में तो उसको वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा है कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नेसेसरी। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कोर्ट रूम में ऐसे चैट जीपीटी वाले कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब आपने बोल दिया और चैट जीपीटी ने आपके लिए डॉक्यूमेंट बना दिया, तो उसमें आपका कोई इनपुट नहीं है, तो उसमें एरर होना संभवित है, नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी एरर करते हैं। ये तो एक सॉफ्टवेयर है तो वो शायद कर सकता है वो भी मिस्टेक। तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के साथ में उनको अटैच करना होता है कि ये हमने नहीं बनाया, ह्यूमन मेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास मेरी कोर्ट में एक भी चैट जीपीटी वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ना करें। और हमें अभी और बात आगे बढ़ गई है, कॉपीराइट का डायलेमा आ गया है इसके अंदर, यूएसए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया है। और मैं आपको बताऊं, AI models are being sued for copyright infringement and the Supreme Court may have just ruined their primary legal defense। तो बहुत सारी कंपनीज ने AI मॉडल जो है विद जनरेटिव AI मॉडल्स, उसमें कॉपीराइट का इश्यूज आया है। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल such as OpenAI's ChatGPT are trained by being fed giants amount of data। उनके अंदर बहुत डेटा भरा हुआ है, but what happens to the data? Is it copyrighted? मतलब कि मैं कुछ लिखती हूँ, मैं पुस्तक लिखती हूँ, बुक लिखती हूँ, तो उसका कॉपीराइट मेरा होना चाहिए अगर, क्योंकि मैं उसको रिसर्च किया, मैंने उसको समझा और फिर मैंने बुक लिखी, तो या तो मैंने आर्टिकल लिखे तो वो कॉपीराइट मेरा हो जाता है। तो ये जो चैट जीपीटी है उसके अंदर बहुत सारे डेटा भरा हुआ होता है, पहले से ही ठूस ठूस के भरा होता है। लॉ मतलब यूके का लॉ, यूएन का लॉ, ये लॉ वो लॉ, और उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट बनाता है। तो अभी एक इशू ये आया है कि चैट जीपीटी वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका कॉपीराइट किसका है। तो अभी इसके बारे में भी एक इशू चल रहा है और ये अभी सब जुडिस भी है। आज की तारीख में यूनेस्को ने लीगल सिस्टम जो है उसमें AI स्पेसिफिक कोर्ट केसेस को कैसे हैंडल और टैकल किया जाए उसके ऊपर भी वेबिनार किया। और उन्होंने कहा कि जजेस को इतना टेक्निकलिटीज़ नहीं आए, मगर बेसिक सर्टेन डिग्री ऑफ टेक्निकलिटी और प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट IP से आया चैट जीपीटी से और कौन सा ओरिजिनल है, वो समझना उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो अब इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट 100% होगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो चैट जीपीटी के अंदर डाउनलोडेड है या फीडेड है और वही यूज़ होगा। तो लगता है कि लॉ प्रोफेशन में जो लॉयर्स हैं उनके लिए एक ये जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारा काम कोई एक चोरा हुआ या तो फीडेड कोई मशीन है वो करेगा, तो फिर जो लाइव है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और उनके अंदर जो आर्ट है या तो नॉलेज है उसका क्या उपयोग है।
ये सोचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, हम ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, हम कभी कभी उसके लिए जूनियर्स को फीस भी देते हैं, फ्री में नहीं करते। हमारा ज़माना गया जो हम 50 रुपये में जाके काम करके आते थे फुल डे, मगर अभी आज का ज़माना बदल गया है, तो हम बाकायदा सैलरी देते हैं। तो सरकार को ये सोचना है कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन तो ठीक है, वो हम हमारा प्रोटेक्शन शायद कर भी सकते हैं, या पुलिस से हमको मदद भी मिल सकती है, सरकार से भी मिल सकती है, मगर ये जो फाइनेंशियल थ्रेट्स है, क्योंकि जरा सा क्या हुआ, वो लोग बोलते हैं हम जाएंगे बार काउंसिल में और आपकी कंप्लेंट करेंगे, और कंप्लेंट करने के बाद आपके ऊपर लटक वो एक चालू रहता है कि कंप्लेंट हुई है, तो अभी उसका आर्ग्यू होगा, उसका आउटकम क्या आएगा, उसके बाद 60 डेज के बाद वो फाइल हो जाएगा, फिर आप फ्री होते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए सरकार को एडवोकेट्स के लिए, सॉलिसिटर्स के लिए, जुडिशरी के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बिल लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको जब हमने हमारी प्रैक्टिस शुरू की, हम स्टूडेंट थे तब, ऊपर से हम जो है ऑफिस चलाते हैं, हम रेंट भरते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हम सालों तक न तो दिवाली देखी, न तो होली देखी, न हमने फैमिली फंक्शंस कभी कभी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो हम अटेंड नहीं कर पाए। तो जिंदगी की जो यूनिक मोमेंट्स जो है, जहाँ पर हम एंजॉय कर सकते थे, वो हमने सेक्रीफाइस किए, और इसके बावजूद कभी कभी हमें बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट होता है। सारा काम करने के बावजूद भी क्लाइंट्स हमें पैसे नहीं देते। ये होता है, मतलब जो बहुत बड़ी फॉर्म है शायद उसके साथ नहीं होता होगा, मगर मिडिल, लोअर और अपर मिडिल में तो ये होता ही है। और अब तो एक नया सा ट्रेंड शुरू हो गया है कि क्या हमें हमारा पैसा वापस मिल सकता है। तो ये कोई डिपॉजिट नहीं थी, हमने तो हमारा पूरा वक्त दिया, हम टैक्स भी भरते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी क्या। तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, और क्या हमारा एक्चुअली यहाँ पर एडवोकेट्स प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर एडवोकेट्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर हमको हमारे राइट्स मिले।